अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आपकी सेकंड ऑनलाइन क्लास है और जो टॉपिक हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे और जिस सिलसिले में आपकी क्लास भी हो चुकी है वो है एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। ठीक है, हमने एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को डिस्कस किया and we have already discussed the what is resource, natural resource क्या है, what are the man-made resources and natural resources। इसी तरह exhaustible and non-exhaustible resources क्या हैं, ह्यूमन बीइंग ने जो रिसोर्सेज बनाई हैं वो कौन कौन सी हैं। we have already discussed that in our first online class। और ये कि हमें एक न्यू बॉर्न बेबी को अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी ज़िंदगी में नेचुरल रिसोर्सेज की किस हद तक ज़रूरत पड़ती है। वी डिस्कस्ड दी जियोलॉजिक रिसोर्सेज और आपके रिसोर्सेज का आपके एटमॉस्फेयर, आपके बायोस्फीयर, आपके हाइड्रोस्फीयर से कैसे ताल्लुक है, ये हमने डिस्कस किया था। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द टाइप्स के एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, मेटल्स, नॉन मेटालिक रिसोर्सेज, ये सब जियोलॉजिक रिसोर्सेज की टाइप्स हैं। नॉन मेटालिक को मज़ीद डिस्कस किया हुआ है। क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी नेचुरल रिसोर्सेज की कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपकी बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एबायोटिक हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसकी बेसिस पर आपकी कुछ टाइप्स थी कि पोटेंशियल है, सर्टेन आपके पास एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, कुछ आपके पास रिजर्व हैं, कुछ स्टॉक हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट कि कितनी जल्दी या कितनी देर से आपकी जो रिसोर्सेज है वो दोबारा से बन जाती है, उस बेसिस पर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, जो कि हैं कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज और कुछ हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो थी वो बातें जो हमने फर्स्ट क्लास में मतलब इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी। यहाँ तक डिस्कस किया था, राइट। आज जो हम देखेंगे वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिटेल में देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपने पास एक कॉपी और पेंसिल ले लें और खुद से बताएं कि ये जो कुछ रिसोर्सेज के नाम आपको नज़र आ रहे हैं, ऑयल, कोल, ट्रीज, नेचुरल गैस, विंड, सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास, प्रोपेन, न्यूक्लियर एनर्जी है, वाटर है, यूरेनियम है, फॉरेस्ट है, ये तमाम रिसोर्सेज हैं आपके पास, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी है एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हैं, खुद से आप जायजा लें, क्योंकि हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, उनकी डेफिनेशन को। तो आप खुद से बताएं, खुद से अपने पास लिखें। ये मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया ऑयल के ऑयल, या तो आप लिख दें रिन्यूएबल है तो आर लिख दें,
नॉन रिन्यूएबल है तो NR लिख दें ऑयल के आगे, कोल के आगे। अगर रिन्यूएबल है तो R लिख दें, नॉन रिन्यूएबल है तो NR लिख दें। सो अभी आपने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी रिसोर्स रिन्यूएबल है और कौन सी नॉन रिन्यूएबल है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं नॉन रिन्यूएबल को। Non-renewable resource is a natural resource that cannot be remade, ठीक है, और regrown at a scale comparable to its consumption। ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी कि जो है इनका रेट ऑफ जो है जनरेशन नॉन रिन्यूएबल का, वो रेट ऑफ जनरेशन कम होता है रेट ऑफ कंजम्पशन से, यानी जितना ज़्यादा हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से वो बन नहीं रही। That is why it is called non-renewable resource। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है आपकी? ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। बनती कैसे है? न्यूक्लियर फिजन होता है यूरेनियम में, यूरेनियम, और उससे आप एनर्जी बनाते हैं, उससे आप एनर्जी हासिल करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वंस द यूरेनियम इज यूज्ड इट इज गॉन। यूरेनियम अगर खत्म हो गया तो फिर आप कहाँ से एनर्जी बनाएंगे? दैट इज व्हाई ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। There are limited amounts of the form of uranium that is used in nuclear fission and fusion। यूरेनियम का खास आइसोटोप 235 ये यूज होता है आपके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। Even though uranium itself is commonly found in rocks everywhere around the globe, U-235 is somewhat rare and must be processed prior to being used to fuel nuclear power plants। इसको समझ रहे हैं? यूरेनियम वैसे तो कॉमनली पाया जाता है आपकी जो जितने भी रॉक्स हैं उसमें, मगर जो ये इसका खास आइसोटोप है जिससे एनर्जी बनती है, जो फिजन फ्यूजन में यूज होता है, वो रेयर है, वो नायाब है। वो खत्म हो गया तो फिर हम ये जो है वो एनर्जी नहीं बना सकते। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इस न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने के आपको क्या फायदे होते हैं? Nuclear power costs about the same as coal, so it's not expensive to make। इसके ऊपर जो लागत आती है स्टूडेंट्स, वो उतनी ही है जितनी किसी कोल को इस्तेमाल करते हुए आप एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कोयले को इस्तेमाल करते हैं उतनी ही कॉस्ट उसके ऊपर भी आती है। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो एनर्जी रिसोर्स है आपके पास। इसके अलावा सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका कि it does not produce smoke or carbon dioxide, so it does not contribute to the greenhouse effect। मतलब समझ रहे हैं आप? ये एक क्लीन एनर्जी है, साफ सुथरी एनर्जी है। कोयले को जलाओगे, उससे एनर्जी बनाओगे तो उसके नतीजे में आपको बेतहाशा ग्रीन हाउस गैसेस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एटमॉस्फेयर खराब होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा एंड सो ऑन। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का क्या फायदा है कि इस तरह की कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये क्लियर है। थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है आपको यूरेनियम की और आपको बदले में जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट। इसका इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट जनरेशन होता है, चाहे वो सॉलिड हो, एयर हो,
या आपका वाटर में हो वो कम होता है, जिसकी वजह से कम वेस्ट जनरेट होगा, तो उससे मैनेज करना आसान होगा और ये रिलायबल है। तो ये आपकी सारी एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर पावर को यूज करने के लिए। ये देख लीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, जहाँ कहीं किसी भी चीज के फायदे होते हैं तो वहां पर उसके कुछ नुकसानात हमेशा होते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियर पावर के आपके पास क्या नुकसानात हैं कि a highly toxic byproduct is produced, although not much waste is produced, it is very very dangerous. Although कि अभी हमने इसके एडवांटेजेस में ये बात की कि इसका जो वेस्ट प्रोडक्शन है इस प्रोसेस के दौरान वो बहुत कम होता है, लेकिन वो जितना भी कम होता है वो उतना ही टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये यूरेनियम से आप जो है वो एनर्जी बना रहे हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, याद रखिए। तो इससे जो वेस्ट जनरेट होगा वो टॉक्सिक होगा, और फिर क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। अब टॉक्सिक वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप कहाँ करो, डिस्पोज कहाँ करो कि वो आपके इन्वायरमेंट को या किसी लिविंग क्रिएचर को नुकसान ना पहुंचाए, ये एक मसला हो जाता है। It must be sealed up and buried for many years to allow the radioactivity which can cause cancer to die away. तो इसको दफनाने में, इसके बरियल में, इसको सील करने में, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सोच विचार की ज़रूरत होती है और बहुत एसओपीज होती हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है और स्टिल रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स कह लें जो हिस्ट्री में हो चुके हैं इन्हीं रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से, कि जहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट बरी होता है वहाँ किसी किस्म की कुदरती आफत आ गई, जलजिला आ गया या फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जितना भी बरी रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो आपके इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाता है और उससे वहाँ रहने वाले जो जानदार हैं या जो भी आपकी हाइड्रोस्फीयर है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो सब पॉल्यूटेड हो जाता है। अच्छा, थर्ड एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि माइनिंग फॉर यूरेनियम डिस्ट्रॉयज होम्स एंड नेचुरल एनिमल हैबिटेट्स। ये ऑब्वियस सी बात है, यूरेनियम अगर रॉक में है, तो रॉक से निकालने के लिए जो जो आप प्रोसेसेस करेंगे, माइनिंग करोगे, तो उससे क्या होगा, माइनिंग के अपने ही बेतहाशा जो है एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम की माइनिंग की वजह से वहाँ मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं या नेचुरल हैबिटाट्स हैं उनको कितना नुकसान पहुंचेगा। ओके, तो ये हो गई न्यूक्लियर पावर की डिसएडवांटेजेस। उसके बाद जो आपके पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनमें कोल, पेट्रोलियम एंड गैस शामिल है। ये coal, petroleum and natural gas is considered non-renewable because they cannot be replenished in a short period of time. These are also called fossil fuels. Coal क्या है? Coal, it is also known as black diamond, कोयला. Coal is used as a fuel to generate electricity in factories और steam engines में भी इस्तेमाल होता है. Natural gas क्या है? Natural gas is used as a fuel called compressed natural gas और CNG के तौर पर आप इसे इस्तेमाल करते हैं. Some wells dug into the earth produce only natural gas, और natural gas are a good alternative to petrol and diesel, and it is used as compressed natural gas. It burns easily and produces a lot of heat. It is a good source of hydrogen. फिर है आपके पास पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल कहलाता है और क्रूड ऑयल भी कहलाता है. दिस लिक्विड मिनरल इज रिफाइंड टू मेक
फ्यूल्स, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, केरोसिन, ये सब कुछ जो है वो पेट्रोलियम में पाया जाता है। आप उसे रिफाइन कर करके जिस तरह की प्रोडक्ट आपको चाहिए हो आप उस हद तक इसे रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल निकाल सकते हैं, उसमें से डीजल और कुकिंग गैस और केरोसिन वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स एंड लुब्रिकेंट्स आर आल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। It is found deep inside the earth or under the sea floor. It is taken out by drilling wells deep into the earth or under the seabed. कोल बनता कैसे है, इसको देखिए कि तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स अगो, बिफोर द डायनासोर्स, हमने याद होगा आपने जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस किया था, जुरासिक ट्रायसिक पीरियड्स जो थे, उससे पहले जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, वो जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद वो उसी ज़मीन में दफन हो गए। फिर उस ज़मीन पे सालों बाद, मिलियन ईयर्स बाद जो है वो डर्ट की लेयर भी आ जाती है, वो दफन हो धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। फिर वो आपकी जियोलॉजिकल मूवमेंट्स की वजह से पानी भी इसके ऊपर आ जाता है। तो इस तरह बहुत साल, करोड़ों साल लग जाते हैं और आपके जो अर्थ की हीट और प्रेशर से आपके डेड प्लांट्स जो थे वो अब, ये डेड प्लांट्स जो थे वो अब कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर आप इसे जो है आज के दौर में देखें तो फिर आप यहाँ से ये ड्रिल करते हुए आप कोल तक पहुँच जाते हैं। ऑयल एंड गैस कैसे बना, ये तो बात हो गई कोल की, ये है ऑयल एंड गैस कैसे बनती है। तो ऑयल एंड गैस भी सिमिलर ही है प्रोसेस, बस इसमें ये है कि यहाँ पर आपके जो सी प्लांट्स, जो समंदरी आप हयात हैं, प्लांट सी के प्लांट्स और एनिमल्स, वहाँ पर सिर्फ प्लांट्स थे। यहाँ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सालों तक दफन रहते हैं, करोड़ों साल तक, और फिर उसके बाद जो है वो हीट और प्रेशर की वजह से ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोयला जो है आपका, कोल, वो प्योरली फ्रॉम प्लांट्स है, और ऑयल एंड गैस प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के जो करोड़ों साल दफन रहने और उनमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस और हीट और प्रेशर की वजह से वो तब्दील हो जाते हैं ऑयल एंड गैस में। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है, आपको पता है नेचुरल गैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड अदर gases used to produce electricity, heat homes and water, industry में heat for warmth and producing things, vehicles में यूज होती है, गाड़ियों में आपकी यूज होती है, कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज होती है। एडवांटेजेस क्या हैं? produces large amounts of energy but lower level of many air pollutants than coal or air coal and oil, sorry। यानी कि ये नेचुरल गैस जो है वो क्लीनेस्ट है, अगर आप उसका कंपैरिजन करें कोल और ऑयल के साथ, तो ये इसको बर्न करने से या इसको गाड़ियों में इस्तेमाल करने से या इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से जो पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स जनरेट होंगे वो कम होंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो गाड़ियां डीजल पर चल रही हैं या पेट्रोल पर चल रही है, उनका धुआं किस कदर ब्लैक स्मोक होता है, खुद आप जो है इसको विटनेस कर सकते हैं। और जो गाड़ी सीएनजी पर होगी उसका ब्लैक नहीं होगा, उसका वाइटिश होगा। और इसी तरह ये जो पहले जब जब गाड़ियां नेचुरल गैस पर नहीं चलती थी, सीएनजी पर नहीं चल रही थी, डीजल पे चलती थी, तो आपने तो खैर विटनेस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप किसी बड़े से पूछें तो उन्होंने विटनेस किया हुआ है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो जल्दी
कलर उनका जो है वो खराब हो जाता था। उन जगहों पे जहाँ हैवी ट्रैफिक होता था वहाँ की बिल्डिंग जो है वो जल्दी काली हो जाती थी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी खराब हो जाता था। फिर जब नेचुरल गैस के ऊपर स्विच किया तो चूंकि ये कम एयर पॉल्यूटेंट जनरेट करती है तो आपके पास क्या जो है वो एक क्लीनर फ्यूल है देन कोल एंड ऑयल, और ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है। इजी टू ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, कंपैरेटिवली कोल और ऑयल से जो है आसानी से ये आप ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। एक जगह से दूसरी जगह आप जो है गैस को ज़्यादा आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हाईली फ्लेमेबल है, यानी इसमें जो है वो एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कोल और ऑयल से। अच्छा, ओवरऑल जो है आप इस यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स के अगर आप एडवांटेजेस देखें, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ये कोल और ऑयल एंड गैस ये तमाम। Very large amounts of electricity can be generated in one place using coal fairly cheaply. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और चीप होगा, सस्ता होगा। Transporting oil and gas to the power station is easy. Gas-fired power stations are very efficient. A fossil fuel power station can be built almost anywhere. ठीक है, कहीं पर भी आप ये पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अच्छी तरह आपको पता है, पॉल्यूशन। द मेन डिसएडवांटेज इज द पॉल्यूशन। Burning any fossil fuel produces carbon dioxide, which contributes to the greenhouse effect, warming the global warming के global warming की सबसे बड़ी वजह। Burning coal produces sulfur dioxide, a gas that contributes to acid rain. अच्छा, अभी जो कोल है ये अपने साथ उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी होती हैं, तो उन इम्प्यूरिटीज में सिर्फ कार्बन नहीं होता, बहुत सारे और भी कंपाउंड होते हैं, इम्प्यूरिटीज होती हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी शामिल होता है। जब आप इसे बर्न करते हो तो फिर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में आ जाता है और सॉक्स या SOx सॉक्स या सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी एसिड रेन क्रिएट करते हैं, और आपको पता है एसिड रेन क्या होती है। विद द यूनाइटेड स्टेट्स इंपोर्टिंग 55% ऑफ इट्स ऑयल स्पिल्स। हाँ देखें, ऑयल स्पिल्स का जो है वो मामला, समंदरों में जब ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऑयल स्पिल हो जाते हैं और आपका जो समंदर है वो ख़राब हो जाता है, आपकी वाटर बॉडी ख़राब हो जाती है, वहाँ के जो मरीन लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा माइनिंग कोल कैन बी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस। माइनिंग की वजह से क्या बहुत सारे आपको नुकसान देखने में आते हैं। माइनिंग तो वैसे ही सही नहीं है, और उसके अलावा फॉसिल फ्यूल का ये भी है कि फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं जो कि अब के ख़त्म हो रही है। ठीक है क्लास, तो ये हो गया फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये हो गई आपकी तमाम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पहले डिस्कस हम कर चुके हैं कि इनका रेट ऑफ रीजनरेशन ज़्यादा है रेट ऑफ कंजप्शन, यानी आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो भर रही है, बन रही है। तो इसमें आपके पास सोलर है, जियोथर्मल, विंड, बायोमास और वाटर शामिल। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो ये दिस इज द एनर्जी फ्रॉम द सन। ये एक सोलर पैनल लगा हुआ है जिसके ऊपर आपकी सन रेज पड़ती हैं, फिर ये इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं।
सन इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में अर्थ पर सबसे बड़ी जो एनर्जी सोर्स है वो आपकी सन ही है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। All the natural phenomenon like the flowing of wind, water cycle, photosynthesis, etc. are possible only due to solar energy. आपकी जो बारिशों का आना है, आपके फूलों का बनना है, प्लांट्स का बनना है, आपकी नशोनुमा है, हवाओं का चलना है, मौसमों का तब्दील होना है, ये तमाम के तमाम आपके सन से एसोसिएटेड है। Nowadays, solar energy is being used to cook food with the help of solar cookers. ठीक है, अब आप इस सोलर एनर्जी को सोलर कुकर के तौर में भी यूज कर सकते हैं। हीट वाटर, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी आपकी डायरेक्ट जो है वो सोलर एनर्जी से चल रही हैं। पंप वाटर फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स एक्सेट्रा, इन तमाम चीज़ों में भी आप जो है वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, एक बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। अच्छा, पहली बात बता चुकी हूँ, हर चीज़ के फायदों के साथ हमें उसके नुकसान भी मिलते हैं। तो सोलर पावर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डजंट वर्क एट नाइट, रात में काम नहीं करता, सूरज नहीं होता रात को, तो आप जो है रात को एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड सोलर पावर स्टेशंस। ठीक है, इसकी जो इसको कैपिटल रिक्वायर्ड जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको जो मशीनरी चाहिए वो महंगी है। सोलर सेल्स कॉस्ट अ ग्रेट डील कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे प्रोड्यूस। कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है इनके ऊपर, बना फर्स्ट टाइम जो बनाना होता है उसके ऊपर। Can be unreliable unless you are in a very sunny climate. ये सिर्फ वहाँ इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पर सन आवर्स, सनशाइन आवर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हों, क्योंकि आपको पता है ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर दिनों दिनों तक सूरज नहीं निकलता, महीनों तक भी सूरज नहीं निकलता, और या जो सनशाइन आवर होते हैं वो 2-3 घंटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, ऐसी भी जगहें। तो या वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पर सनलाइट हो। नेक्स्ट आपकी रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो है विंड। विंड क्या है? एनर्जी फ्रॉम द विंड। आपकी जो हवाएं हैं उसको इस्तेमाल में लाते हुए आप जो है वो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये एक विंड मिल है और ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं। ये देखिए, winds are constantly being created in nature. The windmill is a source of electrical energy. ये windmill अभी हमने देखा। These windmills are generally established only at places where most of the days in the air experience strong winds. Again वही बात कि आप windmill भी वहाँ लगा सकते हो, उन जगहों पर लगा सकते हो जहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हो। ठीक है, हवाएं ज़्यादा चलती हो और साल के ज़्यादातर दिनों में हवाएं चलती है। ऐसा ना हो कि साल में कुछ दिन ही हवाएं चलती हों और बाकी पूरा साल वहाँ पर ना चलती हो हवाएं, तो फिर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। The energy from this wind is used for grinding grain, pumping water and to produce electricity. Again वही सनलाइट की तरह आप ये वाली एनर्जी को भी डिफरेंट कामों में इस्तेमाल में ला सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इस विंड के, विंड पावर के? द विंड इज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। बिल्कुल, जो कभी भी हवा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हवाओं के बारे में। कैन किल बर्ड्स, क्योंकि आपने देखी इनकी हाइट कितनी ज़्यादा है।
Migrating flocks tend to like strong winds, flat. बहुत सारे आपके जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं वो इनसे टकरा जाते हैं, जहाँ बहक हो जाते हैं। इसके अलावा आपके नेटवर्किंग में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इनका शोर बहुत होता है। ये जगह जहाँ पर ये विंड मिल्स लगाए जाते हैं वो पूरा कहलाता है विंड फार्म। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? विंड इज फ्री, सही है, नेचर आपको प्रोवाइड कर रहा है सोलर एनर्जी की तरह, ये फ्री है, हर वक्त मिल रही है आपको, आपको इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। प्रोड्यूसेस नो वेस्ट और ग्रीन हाउस गैसेस, क्लीन एनर्जी है। इसके नतीजे में आप जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करोगे तो आपको जो है कोई वेस्ट प्रोडक्शन इसकी नहीं आएगी, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, द लैंड beneath can still be used for farming। अच्छा, ये जहाँ लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे है, तो आप जो जो इसका एरिया है, जमीन है जहाँ पर आपने लगाए हैं, आप उसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं बन सकता ये, अगेन क्योंकि इट्स रिस्की एंड नॉइजी, तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं हो सकता। रिमोट एरियाज में ही होती है और वो जगह आप कल्टीवेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अ गुड मेथड ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू रिमोट एरियाज। ठीक है, ऐसी जगह है जहाँ आप बिजली नहीं पहुंचा पा रहे, जैसे शहरों में तो आसानी से पहुंच रही है, लेकिन आपकी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं एक्सेस हो पा रहा, तो वहाँ के लोगों को आप ये जो है वो सप्लाई इसके जरिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वहाँ आप ये लगा दें। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखें तो आपका झम्पीर जो है सिंध में, वो पहला एरिया है जहाँ पर आपका ये विंड फार्म लगाया गया, विंड एनर्जी को के हुसूल के लिए वहाँ पर विंड मिल लगाए गए जम्पी में। उसके बाद जो है वो हारो में भी है, और बिन कासिम टाउन जो है वहाँ पर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लेकिन झम्पीर में तो वो काफ़ी अर्से से काम चल रहा है और एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है यूजिंग दीज विंड मिल्स। थर्ड जो आपके पास एनर्जी रिसोर्स है रिन्यूएबल, वो है बायोमास। बायो मीन्स लाइफ और मास, यू नो, एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑर्गेनिक और लिविंग मैटर। आप ऑर्गेनिक मैटर को या लिविंग मैटर को बर्न करके जो एनर्जी बना रहे हैं वो आपकी बायोमास कहलाती है। अच्छा, इस सिलसिले में बायोमास में दो मजीद कैटेगराइज कर दूं, एक है बायोगैस और एक है वुड। अच्छा, बायोगैस क्या होती है? Biogas is a type of fuel which is a mixture of gases such as methane, carbon dioxide, hydrogen, etc., which is obtained by decomposition of animal and plant wastes like animal dung. ठीक है, with the help of microorganisms in the presence of water, which is used as a fuel in gas stove, especially in rural areas. इसका क्या मतलब है कि आप क्या करते हैं, एनिमल या प्लांट वेस्ट को जलाकर उसको या उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए उसकी डीकम्पोजिशन करवाकर, डीकम्पोजिशन जब होती है तो उसके नतीजे में आपको डिफरेंट गैसेस मिलती है, तो फिर आप इन गैसेस को यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि आपको मीथेन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये तो फ्यूल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह है जैसे कंपोस्टिंग का प्रोसेस होता है ना, कि आप जो खाद होती है, एनिमल डंग होता है, इन चीज़ों को दफना देते हो, उसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन होता है और नतीजतन गैस प्रोडक्शन हो जाती है, वो बायोगैस कहलाती है। ठीक है, वुड Wood is an ancient and traditional source of energy. It is mainly a mixture of many carbohydrate compounds. ठीक है,
Wood is used to cook food, it leads to deforestation and pollutes air also. In many villages, they use wood chullas to cook food every day. While having ill effects on the environment, it is also harmful to human health. लकड़ी डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोमास को डायरेक्ट जला रहे हो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन या फॉर जो है कुकिंग पर्पसेस, तो ये आपकी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है बहरहाल, लेकिन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, इससे लकड़ी को जलाने से पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? चीप है, आसानी से मिल जाएगा आपको, लकड़ी है कहीं से भी तोड़ लो जला लो, इसके ऊपर कोई इतना आपको खर्चा नहीं आएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप ये यूज करोगे तो फिर आप जो है वो जो ज्यादा खतरनाक फॉसिल फ्यूल्स हैं, ज्यादा कंटेमिनेटिंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके ऊपर आपकी जो है वो डिमांड कम हो जाएगी, उनके ऊपर आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? Collecting the waste in sufficient quantities can be difficult. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्शन बहुत होगी, लकड़ी जलाओगे, बायोगैस प्रोड्यूस करोगे, इसके नतीजे में वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। We burn the fuel, so it makes greenhouse gases. It's obvious. लकड़ी जलाओगे, greenhouse gas धुआं प्रोड्यूस होगा, greenhouse gases प्रोड्यूस होगी, and some materials are not available earlier. अच्छा, ये आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, बायोमास तक। नेक्स्ट जो है वो थर्ड क्लास में हम इससे कंप्लीटली जो है एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लेंगे।